आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी क्या है बच्चों, याद रखेंगे, ये पूरी चित्रकला की सूची है, यहाँ पे दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप, है ना, चलिए शेयर कर दीजिए सेशन जल्दी से एक बार, जितने बच्चे हैं लाइव में यहाँ पे सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से फटाफट। तो देखो थाका चित्रकला, कौन सी थाका चित्रकला होगी, महाराष्ट्र की आपकी वर्ली चित्रकला है, साथ में आपकी रंगोली भी मिलेगी। कोलकाता की कालीघाट मंदिर, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का चाकपूर्ण होगा, उत्तराखंड का एपण है, राजस्थान का मंडाना या मांडना कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश का मुगुल्लू। ये कुछ और अन्य चित्रकलाएं भी जो अलग अलग राज्यों के अंदर स्थित है, ठीक है, आया होती है या की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो उमियम झील है ये भारत के किस राज्य के अंदर आ जाती है? तो उमियम झील आपको ये कहां मिलेगी? मेघालय राज्य के अंदर। कहां पर स्थित है ये? तो उमियम झील नोट करिएगा, उमियम झील ये कहां पर स्थित है? तो बच्चों नोट करेंगे, उमियम झील जो है ना ये मेघालय राज्य के अंदर आ जाती है। कहां पर मिलेगी आपको? ये मेघालय राज्य के अंदर उमियम झील है। साथ में पूछे देखो उत्तराखंड में क्या? तो उत्तराखंड में आप जानते नैनीताल, भीमताल लिखिएगा, ठीक है, नैनीताल और भीमताल ये दोनों कहां पर है? तो भीमताल याद रखेंगे आपके उत्तराखंड के अंदर आ जाता है। जम्मू कश्मीर क्या? तो डल झील, ठीक है, डल झील, वुलर झील, नागिन झील, ये सब कहां मिलेंगे? डल, वुलर, नागिन, ठीक है, नागिन, शेषनाग, ठीक है, शेषनाग, वेरीनाग, क्या लिखेंगे? वेरीनाग झील। ये सभी जो झील है ना ये सब कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। कहां पर आ जाती है ये? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। और राजस्थान के बच्चों सांभर झील है, यहां पर क्या लिखेंगे? सांभर झील, सांभर और नक्की झील लिखिएगा, सांभर झील और साथ साथ में क्या लिखेंगे? नक्की झील, ठीक है। तो सांभर झील बच्चों ये कहां पर? तो लिख लीजिए खारे पानी की झील है जो कहां पर? राजस्थान में। और नक्की यहीं पर क्या लिखेंगे? नक्की झील लिख लीजिएगा, ये कहां मिलेगी आपको? राजस्थान राज्य के अंतर्गत आ जाती है। कहां पर? राजस्थान राज्य के अंदर। चलिए सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार, सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है सभी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? उमियम झील कहां पर? मेघालय में। इसके अलावा आपसे पूछेगा तो देखो क्या लिखोगे? लोकटक, लोकटक झील ये कहां पर? तो मणिपुर में है, ध्यान रखेंगे। लोकटक बच्चों ये कहां पर? तो ये मणिपुर में है, ठीक है। लोनार पूछेगा तो लोनार आप कहां लगाओगे? लोनार झील याद रखिए महाराष्ट्र में है। लोनार कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर कौन से आ जाती है? लोनार झील स्थित है। कहां पर? लोनार। और दमदमा कहां पर है? दमदमा झील, तो दमदमा याद रखना ये कहां मिलेगी आपको? और बड़खल ये अपने हरियाणा राज्य में। कहां पर स्थित है? हरियाणा राज्य के अंदर आपको मिल जाएगी। कहां पर? हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें आपको बताना है, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या गड़बड़ बताया गया है, मतलब कौन सी चीजें मैच नहीं कर रही हैं। चलिए राजपूत जी, पासवान जी, यादव जी, ठीक है, सही बच्चे में सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे यहाँ पर क्या लगता है इसका आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं क्या? केवलादेव में क्या साइबेरियन सारस पक्षी पाए जाते हैं? काजीरंगा में एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है? या दाचिगम में हाथी पाए जाते हैं? इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है। चलो भाई बताओ क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में, इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना। पहला जो विकल्प है क्या है? गलत, कैसा है? करेक्ट है, गलत नहीं है। साइबेरियन सारस कहां पर पाए जाते थे? केवलादेव, इसी को घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या बोला जाता था इससे पहले? इसे घाना पक्षी विहार कहा जाता था, ठीक है। घाना पक्षी विहार इसे जानते थे, ठीक है। घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जो राजस्थान में आ जाता है केवलादेव, ठीक है। बफरिंग हो रही है क्या? सभी के साथ बफरिंग हो रही है? बता देना भाई, क्या सभी के साथ बफरिंग हो रही है? हाँ या ना? सही बच्चों के साथ बफरिंग हो रही है क्या? एक बार बता दीजिएगा मुझे। बफरिंग नहीं होनी चाहिए, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है सब ठीक होगा। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू होगा इसलिए हो रहा होगा। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा कहाँ आता है? असम में, ठीक है। काजीरंगा कहाँ है? असम में, ठीक है। केवलादेव ये कहां पर है? राजस्थान राज्य के अंदर है। कहां पर स्थित है? ये राजस्थान राज्य में है। और गिर कहां पर है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। और देखो दाचिगम हाथी के लिए नहीं फेमस है, ये हंगुल के लिए। किसके लिए फेमस है बच्चों? हंगुल, याद रखेंगे। हंगुल के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जो दाचिगम है जम्मू कश्मीर में। ये कहां है दाचिगम? ये जेएनके में है। और ये हाथियों के लिए नहीं फेमस है, ये किसके लिए फेमस है? ये हंगुल के लिए फेमस है, जो कहां मिलेगा? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एनएससी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? एनएससी
एनएसई मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बताएंगे जो एनएसई है ना, इसकी स्थापना कब होती है, 1992 में। ध्यान रखेंगे एनएसई कब बना था बच्चों, तो 1992 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय आ जाता है। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स है, देखो एनएसई का जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स मतलब सूचकांक है। हम बात करते हैं ना, जैसे आपने कभी सुना होगा किसके बारे में, तो निफ्टी सुना होगा या सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। तो जो एनएसई है ना, इसका इंडेक्स क्या कहलाता है, निफ्टी कहलाता है। ध्यान रखना, इंडेक्स मतलब सूचकांक, और सूचकांक का मतलब क्या होता है, सूचकांक का मतलब होता है मार्केट के ट्रेंड को बताना कि मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट घट रहा है, ये कौन बताता है, इंडेक्स यानी इंडिकेटर। आप लोग जो हम प्रैक्टिकल करते थे, याद है स्कूल के समय पर कि जब प्रैक्टिकल करते थे पहले पेज पर क्या होता था, इंडेक्स होता था, जिसमें हम ये बताते थे कौन सा प्रैक्टिकल किस पेज पर हमने किया है, क्या किया। ठीक है, तो ये इंडेक्स बच्चों क्या है, तो निफ्टी 50, इसे क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 कहते हैं। ध्यान रखना क्या होगा, निफ्टी 50। और जैसे बीएससी की बात करें, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कब बना था, 1875 में। ठीक है, 1875 में कौन बना था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी मुंबई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी था मुंबई में। और बीएससी का क्या है, इंडेक्स, तो इसका बीएससी का जो इंडेक्स है, सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है क्या है, तो ये याद रखना सेंसेक्स है। क्या लिखेंगे, सेंसेक्स, ये किसका आ जाता है, तो याद रखो सेंसेक्स जो इंडेक्स है ना, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आ जाता है। किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बताओ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, एनएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव है, जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा। बताएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो वर्तमान अध्यक्ष है ये कौन है। ठीक है, बताओ भाई, सुरेंद्र एन पटेल जी हैं, आशीष चौहान, दिलीप संघानी, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन इसके वर्तमान में एमडी के तौर पर या सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसी का कोई विकल्प ही नहीं है, तो याद रखेंगे आशीष चौहान है। कौन है, तो याद रखेंगे जो आशीष चौहान है ये वर्तमान में कौन है, एमडी और सीईओ है। ठीक है, कौन है, एमडी और सीईओ कौन है बच्चों, तो याद रखना आशीष कुमार चौहान जी हैं। और इसके जो कह सकते हैं चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की बात करें यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। क्या नाम है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये कौन है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ठीक है, ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ये कौन है, तो याद रखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी किसके हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं। तो याद रखेंगे आशीष चौहान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमडी और सीईओ कौन है, तो याद रखेंगे एनएसई के आशीष चौहान जी है। कौन है, आशीष चौहान है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्या नाम है, तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताओ भाई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। ठीक है, ये किस देश के अंदर विश्व एथलेटिक यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है 2025, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा 2025 में। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, चलिए तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात करें बच्चों, तो इसका जो आयोजन है कहां पर किया जाएगा, तो याद रखेंगे टोक्यो जापान में। ठीक है, 2025 में ये कहां पर होगा, तो जापान में किया जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, जापान में किया जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा लंदन में क्या होगा, तो 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा, CWG। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, कहां पर होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन अब ये कहां पर होगा, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने इसे कराने से मना कर दिया, अब ये लंदन में होगा। कहां पर होगा, लंदन में ये खेला जाएगा। ठीक है, चलिए एशियाई खेल जो 2023 हुए थे ये 2022 में होने थे एशियन गेम, लेकिन ये 2023 में फिर एशियन गेम हुए थे। कोरोना की वजह से ये क्या हो गया था, बढ़ गया था। जो डेट थी ना बच्चों इसकी कोरोना की वजह से क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। तो 22 की बजाय एशियन खेल गेम कहां हुए थे 2023 के, तो याद रखेंगे चीन में हुए थे। कहां पर, चीन में आयोजित किए गए थे। आगे का एशियाई खेल कहां होगा, तो याद रखना 2026 में ये जापान में होगा। 26 में एशियाई खेल कहां पर होंगे, तो जो एशियाई खेल है, नोट करेंगे क्या लिखिएगा इसका, एशियाई खेल। तो
जो एशियाई खेल हैं ये 2026 में कहां पर होंगे? जापान में होंगे। और 2030 में कहां पर होंगे? दोहा कतर में। इसका आयोजन कहां पर होगा? दोहा कतर में होगा। ठीक है, कहां पर? दोहा कतर में 2030 में होगा। और 2034 में कहां पर होगा? तो रियाद सऊदी अरब में होगा। ठीक है, रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, कहां होगा? रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस केंद्रीय कैबिनेट ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? मतलब किस राज्य में, कहां पर जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में बनाया जाएगा या स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात के वडोदरा में। कहां पर? गुजरात के वडोदरा में। ध्यान रखना, एक्चुअली यहाँ पर पहले क्या था, तो बच्चों याद रखना, जो वडोदरा है ना, यहाँ पर पहले से ही रेलवे स्टाफ यूनिवर्सिटी था। क्या था? रेलवे स्टाफ जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, रेलवे स्टाफ जो कॉलेज था, ये ट्रेनिंग सेंटर है। कहां पर था? वडोदरा में। तो इसी का नाम बदल के सरकार ने क्या कर दिया? गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया, जो कहां पर स्थापित किया जाएगा? वडोदरा गुजरात के अंतर्गत। कहां पर? वडोदरा गुजरात के अंदर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो बस ये तो ठीक है। हाँ, गुजरात में यही चीजें हैं और तो कुछ ऐसा स्पेशल यहाँ पर है नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ ऐसी चीजें हैं स्पेशल पे। ठीक है, आइए महाराष्ट्र की बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में तो ऐसा भी यहाँ पर भी तो कोई ऐसी विशेष न्यूज महाराष्ट्र से निकल के कोई तो आई नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र से तो ऐसी कोई विशेष न्यूज निकल के आई नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो सारे संगठन जो मैक्सिमम है वो सब कहाँ मिलेंगे? मुंबई में। RBI महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, SBI बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सब कहां मिलेंगे? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है, कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में। वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वानखेड़े स्टेडियम मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर लोनार झील मिलेगी। क्या है? महाराष्ट्र में लोनार झील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में नगजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर आ जाएगी। साथ साथ में बच्चों यहाँ पर तदोवा नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? तदोवा क्या है? ये नेशनल पार्क है। नगजीरा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। लोनार झील है। और वानखेड़े स्टेडियम कहां पर? ये मुंबई में मिलेगा। ठीक है, चलिए राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में याद रखना, राजस्थान की बात कर लेते तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप ध्यान रखना। ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर मिलेगा? तो बच्चों याद रखना, केंद्रीय जो ऊन अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर मिलेगा। ठीक है, साथ में आपने सुना होगा किसके बारे में? बनी ठनी। बनी ठनी जो पेंटिंग है, बनी ठनी बच्चों ये चित्रकला है जो प्रतापगढ़ में आ जाती है। ठीक है, चित्रकला ये कहाँ की? प्रतापगढ़ राजस्थान की। कहाँ की? प्रतापगढ़ यहाँ पर प्लेस आ जाता है जो राजस्थान का है। ध्यान रखिएगा, बनी ठनी पेंटिंग है, बड़ी फेमस पेंटिंग है। आप लोग गूगल करके बनी ठनी के बारे में आप देख लेना। ठीक है, बनी ठनी के बारे में आप लोग देख लेना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किसकी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई थी? बताओ भाई, यहाँ पर जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है किस वर्ष में की गई थी? बताइएगा। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो 1934 में कौन बनाया गया था? रणजी प्रतियोगिता। किसकी शुरुआत हुई थी? जो रणजी ट्रॉफी है, ध्यान रखेंगे, जो रणजी ट्रॉफी है ना, ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है, 1934 में शुरू की गई थी। और रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीता? मुंबई विजेता रहा। ठीक है, ध्यान रखना, मुंबई जो है ना 42वीं बार, नोट करेंगे, 42वीं बार मुंबई क्या रहा? विजेता रहा। ध्यान रखेंगे, हराया किसे? तो विदर्भ को। किसे हराया? तो विदर्भ को हरा करके याद रखना मुंबई ने 42वीं बार जीत लिया। 1928 में किसकी स्थापना होती? BCCI की, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना 1928 में हुई। और वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम कहां पर आता है? मुंबई में। और यहाँ पर किसका मुख्यालय? BCCI का। और जरा बताइएगा BCCI के जो वर्तमान में हेड हैं ये कौन है? ठीक है, हेड जो है ना, यानी कि BCCI के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं कौन है? आप में से कौन बताना चाहेगा? ठीक है, आप में से कौन बताएगा कि BCCI का अभी वर्तमान हेड कौन है? राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। और 1984 में क्या होता है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो साई है बच्चों, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहां पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है ये कहां पर स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम याद रखना ये दिल्ली में है। और यहीं पर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको मिलेगा। ठीक है, किसका? राधे राधे मुकेश जी, राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। नमस्कार सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताइएगा।
यहाँ तक सबको क्लियर है? बता दो भाई जल्दी से एक बार फटाफट। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जितनी सारी बातें बताई आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में क्या है, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आ जाता है। और देखो जो हॉकी इंडिया फेडरेशन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडियन हॉकी फेडरेशन। जो हॉकी महासंघ है ये कब बना, 1924 में हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार मात्र कहां पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए हाँ, रोजर बिन्नी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन है? रोजर बिन्नी है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया प्रतीक्षा। चलिए बताएंगे यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र बार प्रयोग किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में किया गया, किसका, तो मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट। ठीक है, और कैबिनेट सिस्टम हमारे देश में कहां से लाया गया था, तो कैबिनेट सिस्टम बच्चों ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, जो कैबिनेट प्रणाली है ना, ये हमारे देश में कहां से लाई गई है, तो याद रखेंगे ये ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से कैबिनेट सिस्टम को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। तो ये 352 जो 352 अनुच्छेद है ना, इसमें मात्र एक बार किसके बारे में बताया गया है, तो याद रखेंगे एकमात्र बार यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम के बारे में बताया गया। ठीक है, 117 में क्या है, वित्त यहाँ पर विधेयक है, फाइनेंस विधेयक की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस विधेयक की बात करें तो जो वित्त विधेयक है ना, ये बच्चों कहां पर है, तो फाइनेंस बिल, क्या लिखेंगे, फाइनेंस बिल। तो जो फाइनेंस बिल है ये भारतीय संविधान में इसका जिक्र कहां पर है, 117 अनुच्छेद के अंदर आ जाता है। 356 में देखो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। ठीक है, राज्यों में यहाँ पर क्या होगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ध्यान रखेंगे राज्यों में क्या होगा, तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगेगा। और 352 क्या, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इसका प्रावधान कहां पर किया गया, आर्टिकल 352 के अंदर किया गया। ठीक है, और 213 में क्या है, कौन बताएगा, 213 आर्टिकल के अंदर क्या आता है। ठीक है, 213 आर्टिकल के अंदर क्या आता है, जरा बताइएगा, कौन बताना चाहेगा। याद रखना राज्यों में क्या लगता है, तो ऑर्डिनेंस। ठीक है, ध्यान रखना राज्यों में बच्चों क्या लाया जाता है, तो याद रखना ऑर्डिनेंस कहां पर, आर्टिकल 213 के माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, बताओ भाई क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। सही बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत में जो विदेश नीति है इसका संबंध किससे है, मतलब कौन से आर्टिकल से विदेश नीति का संबंध है। तो जो आर्टिकल 51 है इसका संबंध किससे, तो याद रखेंगे फॉरेन पॉलिसी से। ठीक है, विदेश नीति से संबंध किसका, तो अनुच्छेद याद रखेंगे जो आर्टिकल 51 की बात करें बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, विदेश नीति का संबंध किससे, तो विदेश नीति से संबंधित जो आर्टिकल आ जाता है 51 में। ठीक है, कहां पर, 51 के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। 60 में क्या, तो याद रखना राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जी को यहाँ पर शपथ यानी कि ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में कहां पर बताया गया है, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, 343 में क्या, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी को क्या मिला है, तो हिंदी को याद रखेंगे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और 312 अनुच्छेद में क्या है, 312 जो आर्टिकल है इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात कही गई है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका आप यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं, आर्टिकल 312 में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा क्या लिखेंगे, अखिल भारतीय सेवा, जिसमें कि हम बात करेंगे किसके बारे में, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात हो रही है। ठीक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ध्यान रखना। ठीक है, जिसका कि अनुच्छेद कहां पर है, तो याद रखना बच्चों 315 से लेके 323। ठीक है, ये जो अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे भारत में ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से इनका संबंध आ जाता है। कहां पर किससे है, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से किसका संबंध है, तो 315 से 323 अनुच्छेद का इसका वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। जो भारतीय संविधान जो सभा है इनमें से किसके द्वारा गठित की गई थी, क्या लगता है। ठीक है,
चलिए बताएंगे कि जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। नमस्कार सभी को, राधे राधे। और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर लेना भाई, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइए क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे। वेरी गुड, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार सभी, स्मृति कुमारी जी। चलिए तो यहाँ पर बताएंगे कैबिनेट योजना, बिल्कुल याद रखेंगे क्या होगा कैबिनेट योजना के बाद। याद कैबिनेट मिशन कब आता, 1946 में आता, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन बच्चों कब आता, 1946 में। और कैबिनेट मिशन योजना के बाद ही भारत में क्या बनाया गया था, तो याद रखेंगे संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा कब बनाई गई थी, 6 दिसंबर 1946 में, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 में किसका गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और माउंटबेटन योजना कब बनाई गई थी, 1947 में, ध्यान रखेंगे। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था, तो याद रखेंगे ये 1942 में क्रिस्प मिशन आता है। और साइमन कमीशन जो बना था ये कब बना था, 1927 में बना था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत आया कब था, 28 में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, साइमन 1927 में। और भारत कब आया था, तो भारत आया था, लिख लेना, 1928 में, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन कहां आया था, तो ये भारत आया था, ध्यान रखेंगे। चलिए संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव है इनमें से किस आधार पर किया गया था बताएंगे, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये इनमें से किस आधार पर किया गया था। हाँ 6 दिसंबर 1946 को याद रखना संविधान सभा का गठन हुआ था। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। बताओ भाई संविधान सभा का चुनाव जो है इनमें से किस आधार पर हुआ था, समान अधिकार पर या सर्वमताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर या वर्गीय मताधिकार पर, बताएंगे यहाँ पर क्या लगता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखो वर्गीय मताधिकार के आधार पर किस पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर यहाँ पर क्या हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ध्यान रखें किस पर हुआ था, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नहीं प्रांतीय आधार पर नहीं, तो क्या होगा, तो वर्गीय आधार पर होगा। वर्ग मतलब हाँ कैटेगरी कह सकते हो, ठीक है। वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। क्या हुआ था, तो वर्गीय आधार पर यहाँ पर क्या हुआ था, तो संविधान सभा का गठन किया गया था। विकल्प क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तावना में पहली बार संविधान जो किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। जो प्रस्तावना है यानी कि जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल में पहली बार बच्चों गठन कब, सॉरी संशोधन कब किया गया था बताएंगे, ठीक है। प्रियम्बल में जो पहली बार संशोधन किया गया था ये किस वर्ष में किया गया था बताएंगे, ठीक है। चलिए बताओ भाई सभी लोग, यहां पर बोला गया है कि प्रस्तावना में पहली बार जो गठन किया गया था या सॉरी संशोधन जो किया गया था ये कब किया गया था जरा बताइएगा, ठीक है। इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रियम्बल में पहली बार संशोधन किया गया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रियम्बल की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन ये कब होता है, तो याद रखेंगे 1976 में किया गया था। कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखना प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें हम बात करते हैं किसके, समानता, ध्यान रखना समानता धर्मनिरपेक्ष की बात कहां पर की गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी। किसके बारे में, तो बच्चों याद रखना आपने पढ़ा होगा ना किसके बारे में, धर्मनिरपेक्ष। हम किसकी बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है, और समाजवाद हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद है ना, और बंधुत्व एवं अखंडता की बात की गई, ठीक है, समाजवाद हो गया। और किसकी बात की गई, अखंडता, ठीक है। ये जो शब्द है ना, ये अखंडता, ये शब्द कहां जोड़े गए, तो याद रखना ये भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा याद रखना जो 1976 में होते, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। और यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति यानी कि जो प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो संपत्ति का अधिकार जो कानून था इसे हटा करके मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कहां ला दिया गया था, तो इसे एक विधिक अधिकार यानी कि है ना, इसे क्या लीगल राइट्स दे दिया गया था, विधिक अधिकार। इसे क्या बनाया गया था, तो लीगल राइट्स यानी कि विधिक अधिकार की श्रेणी में इसको रखा गया था, ध्यान रखना। आर्टिकल 300A के अंदर, कहां पर,
तो आर्टिकल 300A के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। कौन सा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कहां पर? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, सिक्किम को क्या मिला था बच्चों? याद रखना, ये सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ध्यान रखेंगे। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, जरा बता सकता है कोई? तो याद रखना यहाँ पे सिंधी भाषा, ठीक है, क्या था? सिंधी को इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को कहां जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइएगा कि इनमें से किस स्थान पर डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इनमें से बताइएगा कि क्या बोला जा रहा है कि किस जगह पर डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे ये कहां पर किया गया है? तो याद रखेंगे जो प्रेरणा स्थल है ना, ये विशाखापट्टनम, ठीक है, कहां पर लिखेंगे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां लिखेंगे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहां पर मिलेगा ये? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आ जाता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर, ध्यान रखेंगे। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को किसकी स्थापना की जाती है? तो डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। किसकी? डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बच्चों डीआरडीओ का जो मुख्यालय है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? तो समीर कामत है। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीर कामत। समीर कामत अभी वर्तमान में कौन है? तो डीआरडीओ के हेड कौन है? तो याद रखेंगे समीर कामत जी है। कौन है? समीर कामत है। आइए चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो कानून का उल्लेख किया गया है? ठीक है, इनमें से किस अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया? बताइएगा। ठीक है, क्या लगता है यहाँ पर क्या बोला गया? किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? बताइएगा जल्दी से फटाफट, क्या लगता है? ठीक है, चलिए बताओ भाई। मुकेश, प्रतीक्षा, सही बच्चे बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्मृति, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे कि यहाँ पर क्या बोला गया कि जो दल बदल संबंधित कानून है ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में इसका जिक्र किया गया? ठीक है, इसका जो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, आइए जानते हैं। तो आपको पता हो बच्चों की कौन सा 10वीं अनुसूची में, कहां पर जोड़ा गया इसे? तो 10वीं अनुसूची के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, दल बदल जो कानून है ना, ये 10वीं अनुसूची के अंदर इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब की बात है ये? 1985 में, 1985 में, ध्यान रखना। कब की बात है ये? 1985 में 10वीं अनुसूची का प्रावधान कहां पर किया गया था? तो भारतीय संविधान के अंदर, ध्यान रखेंगे। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो नोट करेंगे, 52वां संविधान संशोधन था, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985 में। और 10वीं अनुसूची के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाता? तो वेतन भत्ते। याद रखना, वेतन भत्ते की बात करें बच्चों, वेतन एवं भत्ते ये कहां पर है? तो वेतन एवं जो भत्ते हैं इसका प्रावधान कहां पर किया गया? तो दूसरी अनुसूची के अंदर। कहां पर किया गया है? दूसरी, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते की बात की गई। 7वें बच्चों क्या याद रखना, यहाँ पे अनुसूची की बात की तो आपको पता होगा राज्य सूची क्या है? संघ सूची। ठीक है, 7वें क्या? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात करें तो संघ सूची, संघ में कितने विषय? 100 विषय हैं। ठीक है, संघ में कितने? 100 विषय हैं। राज्य में कितने हैं? तो याद रखेंगे राज्य के अंदर 62 विषय आ जाते। कितने हैं? सॉरी, हाँ ठीक है, याद रखेंगे राज्य में कितने आ जाते हैं? तो याद रखना 61 है ना, हाँ 61 विषय आ जाते हैं। यहाँ पर कितने आ जाते हैं? 61 विषय आ जाते हैं। और आपके केंद्र समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं, समवर्ती में कितने आ जाते हैं? तो समवर्ती सूची में याद रखना यहाँ पर 52 विषय कितने हैं? तो 52 विषय का प्रावधान किया गया है। तो ये कहां पर आते हैं? 7वीं अनुसूची के अंदर। हाँ बिल्कुल याद रखना, 7वीं में क्या है?
तो संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बताएगा। ठीक है, संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोग बताएंगे पांचवी में क्या बताया गया, पांचवी में किसके बारे में है, ये किससे संबंधित पांचवी, तो याद रखना ST/SC का प्रावधान किया गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, पांचवी में क्या, तो याद रखेंगे ST/SC का प्रावधान किया गया, कौन सी, पांचवी अनुसूची के अंदर। आइए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत में ऐसा कौन एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसने स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, चलिए बताएंगे। और सभी बच्चे क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और बताइएगा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, कॉर्नवालिस, लिटन, रिपन या कर्जन, क्या लगता है, बताओ भाई। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताएंगे जल्दी से फटाफट, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। किसी का कोई आंसर नहीं, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बच्चों कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहां पर की थी, तो याद रखेंगे 1793 के टाइम पर, कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी की बात है, बंगाल क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। कर्जन ने क्या किया था बच्चों, याद रखना 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, क्या किया था, बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन ये किसके समय पर होता है, तो याद रखेंगे बंगाल का जो विभाजन था ये लॉर्ड कर्जन के समय पर होता है। रिपन के शासनकाल में देखो दो तीन चीजें होती बड़ी महत्वपूर्ण है, रिपन के शासनकाल में दो तीन चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। रिपन के शासनकाल में एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, 1881 में, याद रखेंगे 10 वर्षीय जनगणना होती है, क्या शुरू हुई, तो 10 वर्षीय, जो 10 वर्ष में क्या होती है जनगणना, तो 10 वर्षीय जनगणना। ठीक है, 10 वर्षीय जनगणना ये किसके समय पर शुरू हुई, रिपन के शासनकाल में होती है। और इसी के समय पर बच्चों याद रखना 1882 में, ठीक है 1882 की बात की, तो जो स्थायी स्वशासन किसकी बात की गई थी, स्थायी स्वशासन का जिक्र किया गया था, स्थायी स्वशासन का इसने क्या किया था, बात कही थी। 1883 में क्या होता है, एल्बर्ट बिल, इसी के शासनकाल में क्या था, एल्बर्ट बिल आता है। ठीक है, एल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसमें कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो अंग्रेजों के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, तो याद रखना अंग्रेजों के ऊपर अपना कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर फैसला सुना सकते हैं। तो क्या था, एल्बर्ट बिल था जो 1883 में आया था, किसके समय पर, रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लिटन ने क्या लाया था बच्चों, लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस कानून 1978 की बात कर लेते हैं, तो याद रखना वर्नाक्यूलर, ठीक है वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर जो प्रेस कानून था ये कौन लेकर आया था, तो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस कानून था ये किसने, तो लिटन ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और फिर बाद में रिपन ने इसे हटा दिया था, अपने शासनकाल में रिपन ने इसे क्या कर दिया था, हटा दिया था। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, ऑल इंडिया, क्या लिखेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है ये किस वर्ष में की गई थी बताइएगा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना है ये किस वर्ष की में की गई थी बताओ भाई। ठीक है, चलिए, और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और बताइएगा कि जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, क्या लगता है, तो याद रखेंगे 1936 में, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, क्या लिखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। याद रखेंगे 32 में क्या होता है, हरिजन संघ, लिख लीजिएगा, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, किसकी, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी बच्चों, याद रखना महात्मा गांधी जी ने। और साथ में 1932 में क्या होता, पूना समझौता होता, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, किसमें, महात्मा गांधी और, ठीक है महात्मा गांधी और, याद नोट करेंगे महात्मा गांधी जी की बात करें और अंबेडकर जी के बीच में, किसके बीच में, तो नोट करेंगे अंबेडकर जी के बीच में क्या होता है बच्चों, पूना समझौता होता है, क्या होता है, पूना समझौता हुआ था, ध्यान रखेंगे क्या होता है, पूना समझौता किया गया था, पूना पैक्ट होता है। और 1949 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में, याद रखेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1940 में क्या था, अगस्त ऑफर, क्या लाया गया था, अगस्त जो ऑफर है ना, अगस्त प्रस्ताव हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिन लिथगो, कौन लेकर आया था, लिन लिथगो, ये बच्चों भारत का वायसराय कौन था, लिन लिथगो था।
और लॉर्ड लिथगो क्या लेकर आया था, अगस्त ऑफर लेकर आया था 1940 में। कब की बात है ये, 1940 में अगस्त ऑफर कौन लेकर आया था, अगस्त प्रस्ताव, तो लिथगो लेकर आया था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। ठीक है, मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, ये ह्यूमन राइट जो डिक्लेरेशन है, ये यूनाइटेड नेशन ने इसे कब एक्सेप्ट किया था, यानी कब अप्रूवल दिया था, बताएंगे। ठीक है, चलिए बताओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रखना। जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, ये यूनाइटेड नेशन ने इनमें से किस वर्ष में जारी किया था या फिर अप्रूवल दिया था, इनमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1945 हो गया, 1949 हो गया, 1958 या 1948। इनमें से जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है, इसे यूनाइटेड नेशन से कब अप्रूवल दिया गया था या इनको कब एक्सेप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने, तो नोट करेंगे 1948। क्या था इसका ईयर, 1948 में जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो कि अमेरिका में इसकी संस्था स्थित है, इन्होंने डिक्लेरेशन कब दिया था, तो यूनाइटेड नेशन ने जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का डिक्लेरेशन ये 1948 में घोषित किया था। ध्यान रखना, कहां पर, 1948 में अमेरिका के अंदर। 1945 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन बना था। याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन कब बना था, तो यूनाइटेड नेशन ये 24 अक्टूबर कब बना था, ये 24 ऑफ अक्टूबर 1945 को बना था। और यूनाइटेड नेशन कहां स्थित है, मैनहट्टन द्वीप में। याद रखेंगे मैनहट्टन द्वीप, ये बच्चों आइलैंड का नाम है, मैनहट्टन आइलैंड है। और मैनहट्टन आइलैंड पर ही क्या बना हुआ है, न्यूयॉर्क स्थित है। क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका में ये यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। किसका है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरेस हैं। महासचिव कौन है, तो नोट करेंगे एंटोनियो गुटेरेस। ये कौन है, तो याद रखना बच्चों, एंटोनियो गुटेरेस। ये वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव है, जो पुर्तगाल से है। ये कहां के रहने वाले हैं, तो याद रखेंगे ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशन में जो वर्तमान सदस्य देश हैं, कितने इसके सदस्य देश आ जाते हैं, तो नोट करेंगे 193 मेंबर कंट्रीज है। कितनी है, 193 देश किसके सदस्य हैं, तो 193 मेंबर कंट्री, याद रखेंगे ये यूनाइटेड नेशन के अंदर आ जाते हैं। चलिए राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 193 देश किसमें आते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं वर्तमान में। और 49 में क्या होता है, नेटो की स्थापना की गई थी। क्या, नेटो का नाम सुना आपने, नेटो, तो नेटो कब बना था, तो ये 1949 में बनाया गया था। आइए चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि जो यूनाइटेड नेशन के, सॉरी क्या बोला गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। हैप्पीनेस का मतलब क्या, खुशहाली। ठीक है, क्या दिखाएं, खुशहाल। तो जो सबसे खुशहाल देश है ये कौन सा आ जाता है, इनमें बताइएगा। ठीक है, सबसे खुशहाल देश इनमें से कौन है। हाँ, वो जनरल असेंबली की थी, यूएनओ की नहीं थी, याद रखना, वो महासभा की थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में। ठीक है, 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित किसकी थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, याद रखना, महासभा की थी, ना कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का कोई भी महासचिव अभी तक नहीं बना है, ध्यान रखना, कोई भी भारतीय यूनाइटेड नेशन का महासचिव नहीं बना है। ये क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये यूनाइटेड नेशन के अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग आते हैं। कितने, 6 अंग है। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आ जाता है, और आपका क्या लिखेंगे, इकोसॉक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है। इसके बाद सेक्रेटरीट है, यानी कि सचिवालय। ठीक है, सेक्रेटरीट है, ठीक, सेक्रेटरीट, तो सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय हो गया। और बाद में क्या आ जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या लिखेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 अंग हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र के हैं। और ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी काम नहीं कर रहा, ये भी अंग है लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो महासभा है ना, महासभा की अध्यक्ष कौन बनी थी 1953 में, विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित इसकी महासभा की बनी थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ना कि यूनाइटेड नेशन की। समझ में आ गई बातें, कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, महासभा अलग है, संयुक्त राष्ट्र अलग है। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे थे हम लोग, खुशहाली में कौन सा नंबर 1 देश आ जाता है। तो खुशहाली में बच्चों क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, फिनलैंड। ठीक है, जो फिनलैंड है ना, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है, तो फिनलैंड जो है ना, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया। ठीक है, कौन बन गया है,
तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बन गया, नोट करिएगा, ठीक है। और भारत का स्थान कहां पर है? अपने प्यारे भारत का स्थान 126वें पायदान पर है। कहां पर है? भारत, याद रखना, 126वें पायदान पर कौन है? तो विश्व खुशहाली में यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंक कहां पर है? तो याद रखेंगे 126वें पायदान पर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विंबलडन 2023 जो महिला एकल फाइनल किसने जीता था? विंबलडन ये टेनिस का टूर्नामेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। विंबलडन क्या है? टेनिस का टूर्नामेंट है और ये हो चुका है ऑलरेडी। बताइएगा क्या लगता है इसका आंसर, ठीक है। विंबलडन बच्चों कब शुरू हुआ था? 1877 में, याद रखना। और विंबलडन खेला कहां जाता है? तो ये खेला जाता है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में, ठीक है। कहां खेला जाता है? याद रखेंगे ये ब्रिटेन में खेला जाता है, ब्रिटेन लंदन में खेला जाता है, ठीक है। कहां पर? ब्रिटेन लंदन में कौन खेला जाता है? तो विंबलडन ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1877 में। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है, ध्यान रखना, हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। हार्ड कोर्ट पे क्या खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक मिनट, ये हार्ड ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रास कोर्ट पे। विंबलडन किस पर खेला जाता है? तो याद रखेंगे ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेलते हैं? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन। इसे किसने जीता? तो मार्केटा, क्या लिखेंगे? मार्केटा वेंड्रोसोवा ने जीता। किसने? और ये चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी है। कहां की है ये? चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, ध्यान रखेंगे, चेक रिपब्लिक की बच्चों महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो मार्केटा वेंड्रोसोवा है। और 2023 विंबलडन का महिला खिताब किसने जीता? चेक गणराज्य की मार्केटा वेंड्रोसोवा ने जीता है। और पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो याद रखना, अल्कराज ने जीता। पुरुष में किसने जीता? तो अल्कराज ने जीता, ध्यान रखना, ठीक है। किसने? अल्कराज ने बच्चों, याद रखेंगे, क्या जीता? पुरुष वर्ग में विंबलडन का खिताब जीता। किसको हरा करके? नोवाक जोकोविक को हराया था। किसको हराया था? नोवाक जोकोविक को हरा करके कार्लोस अल्कराज ने। इनका नाम पूरा क्या? कार्लोस, ठीक है, ध्यान रखना, पूरा इनका नाम क्या? कार्लोस अल्कराज। इन्होंने क्या जीता? विंबलडन का टाइटल जीत लिया 2023 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में वर्ष 2023 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। 2023 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है किसको प्रदान किया गया है इसमें से, ठीक है। इनमें से किसे दिया गया? सिंथिया रोजनजबेक को मिला, दानिश सिद्दीकी को दिया गया, टोनी रॉबिन्सन को दिया गया, या हाइदी कुन को दिया गया? किसे प्रदान किया गया बताओ भाई, ठीक है। चलिए जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बताइएगा इनमें से किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। इनमें से किसे वर्ष 2023 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है दिया गया है, ठीक है। आइए चलते देखो नेक्स्ट पे। तो हाइदी कुन को दिया गया बच्चों, किसको दिया गया? हाइदी कुन को 2023 का दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज। और सिंथिया रोजनजबेक को कब का मिला था? 2022 का मिला था, ठीक है। तो याद रखेंगे 2022 का रोजनजबेक को मिला था और 2023 का किसे मिला? हाइदी कुन को मिला, जो कि अमेरिका की साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो ये वर्ल्ड फूड की बात करें बच्चों, वर्ल्ड फूड जो प्राइस है देता कौन है? याद रखना, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रदान करता है। कौन देता? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो नोट करेंगे विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे। तो नोट करेंगे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीत लिया? जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल में खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट है। ये किसने जीत लिया? कर्नाटका, सर्विसेज, मेघालय या केरल ने? किसने जीता बताइएगा, ठीक है। कि जो संतोष ट्रॉफी है, और ये संतोष ट्रॉफी शुरू कब हुई थी? संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। कब हुई थी? 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। कब हुई थी? 1941 में संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। और इसे अभी हाल ही में किसने जीत लिया? तो याद रखना, जीता इसे कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक ने जीत लिया 2022-23 का, ठीक है। इसका फाइनल 2023 में हुआ था, ठीक है। 22 में ये शुरू हुई थी प्रतियोगिता, जैसे होता नवंबर दिसंबर में। तो जैसे मान लो कि दिसंबर में शुरू हुई, दिसंबर 2022 में शुरू हुई और फाइनल कब हुआ? जनवरी 2023 में, ठीक है। कब हुआ? जनवरी 2023 में इसका फाइनल हुआ। तो 22-23 से लिखेंगे। तो बच्चों कर्नाटका ने जीता। किसने जीत लिया? कर्नाटक ने, याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया। और हराया किसे? मेघालय को हराया, ठीक है। हराया किसे? तो लिख लीजिएगा, हराया है मेघालय को।
और जीता किसने है? तो कर्नाटक ने ये फुटबॉल प्रतियोगिता 2022-23 की जीत ली, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पे जरा बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदावधि होती है कितने वर्ष की होती है? मतलब कहने का कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कब बना? इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। नोट करेंगे, ठीक है, कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर कौन आता है? तो द हेग, नीदरलैंड में, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय इसका हेडक्वार्टर है। बताइएगा कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं टोटल कितने होते हैं बच्चों? याद रख, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं। और आपको ये बता, इनका कार्यकाल पूछा है, यही तो पूछा गया है ना। इनकी जो पदावधि, पदावधि का मतलब क्या होगा? टेनर। पदावधि का मतलब क्या होता है? इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस, देखो लिखा है टर्म ऑफ ऑफिस है। इनका जो समय काल होता है कितने साल का होता है? आइए देखते हैं, तो कितना होगा? 9 साल का होता है। ध्यान रखना, कितने का होता है? 9 साल इनका कार्यकाल होता है। कितने होता है? एक बार में ये 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। टोटल कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो टोटल न्यायाधीश 15 होते हैं। देखो लिखा ना, कुल न्यायाधीश कितने होते हैं बच्चों? तो लिखिएगा कुल न्यायाधीश, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुल न्यायाधीश। टोटल जो जजेस की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट को मिला करके। ठीक है, और 5 वर्ष, देखो तीन वर्ष में क्या होते हैं? 3 वर्ष में बच्चों, हर 3 साल के अंतराल में क्या होते हैं? 5 जो होते हैं न्यायाधीश हट जाते हैं। क्या होते हैं? 3 साल के अंतराल में जो 5 न्यायाधीश होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ये प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए, और मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, द हेग, नीदरलैंड के अंदर है। कहां पर? द हेग, नीदरलैंड के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है तो मुझे क्लास को यहीं भी विराम देना पड़ेगा। आप लोग इसका होमवर्क में जवाब दीजिएगा। क्या देंगे होमवर्क में जवाब? कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? आप लोग इसका जवाब होमवर्क में दीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। ठीक है, चीजों को समझा होगा। और चलते चलते क्लास को एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है ना, और चलते चलते मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, एक तो आप लोग पता है कि कुरुक्षेत्र बैच आ रहा है। जो बच्चे हरियाणा के हैं ना, हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुरुक्षेत्र बैच है, आप ले सकते हैं। अगर हरियाणा के एग्जाम देना चाहते हैं तो एसआई और कांस्टेबल। बाकी जो आप लोगों के लिए बैचेस लाए गए हैं, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ऑफर दिए गए हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। गर्जना बैच है, रेलवे के लिए कौन है? गर्जना बैच है, आप वो ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच हरियाणा का ऑलरेडी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो बात करें तो आपने पढ़ा होगा, किसके सुना होगा, याद रखना, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए परिश्रम दोबारा बैच है, तो ये बैचेस किसके लिए? आप लोगों के लिए हैं। तो आप लोग ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे विराम देंगे। मिलते हैं कल एक नई क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।